दिल्ली में कोरोना ने पांव पसारने शुरू किए तो नोएडा प्रशासन ने बॉर्डर इलाकों में रैंडम टेस्टिंग का अभियान शुरू किया है। नोएडा प्रशासन की एक कोशिश है कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को नोएडा में घुसपैठ करने से रोका जा सके। दिल्ली में कोरोना के मामले जैसे ही बेकाबू हुए, नोएडा बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई। दिल्ली से नोएडा आने वालों का आज से रैंडम टेस्ट हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। टेस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है, ये टेबल लगा करके ये पूरी टेस्टिंग शुरू हो गई है। गाड़ियों को रोका जा रहा है, खासतौर पे ऐसी गाड़ियां रोकी जा रही हैं जिसमें 3 से 4 लोग आ रहे हैं। उनका पूरा आपको दिखाएं, जैसे ये रजिस्टर हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उनका पूरा पता नोट किया जा रहा है, फोन नंबर नोट किया जा रहा है और ये रैपिड टेस्ट है, यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट है। दिल्ली से नोएडा हर रोज हजारों लोगों का आना जाना होता है। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण की आशंका को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। रैंडम सैंपलिंग करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। कुछ लोगों में से 1 या 2 की, जिससे कि ये डिटेक्ट करा जाए कि इन्फेक्शन के क्या पॉसिबिलिटी है, रोकने की कैसे रोक सकते हैं हम उसे, जो नोएडा हमारा सेफ रहे। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, तो गाड़ियां इतनी सारी हैं तो उसको कैसे आप एक सुनियोजित तरीके से आप उसको सैंपलिंग करेंगे? हम लोग रैंडम कराएंगे, रैंडम में फोर्स की थोड़ी सी मदद लेंगे और उससे हम सैंपलिंग करा के इस तरीके से सुनियोजित ढंग से काम करेंगे। कोई टारगेट एरिया भी आपने रखा है, टारगेट ग्रुप रखा है आपने? टारगेट हमारा एक तो डीएनडी है, चिल्ला बॉर्डर है, उसके बाद साथ में बॉटनिकल गार्डन है। जो जो जगह है वो सब हम रखेंगे। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीम तैनात की जाएगी, जो आसपास के इलाकों में आने जाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल लेगी। जिन इलाकों में 1 से ज्यादा कोरोना संक्रमित होंगे, उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। टारगेट सैंपलिंग का प्लान भी तैयार किया गया है, जिसके तहत डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालक जैसे लोगों के टेस्ट होंगे। नोएडा में मौजूद सभी संस्थानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों पर नजर रखें, लक्षण वाले मरीजों की पहचान जल्द सुनिश्चित करें और इलाज की व्यवस्था करें। हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहां संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। किस तरीके से आप लोग सैंपलिंग कर रही हैं? यहाँ पे सर है ना, कोविड की रैपिड एंटीजन कार्ड टेस्ट हो रही है। नेजल से सैंपल लिया जाता है, इसका रिजल्ट इसका 15 मिनट में आ जाता है। जो जिस पर्सन का टेस्ट करेंगे उसको तुरंत की तुरंत बता दिया जाएगा। तो उनको तब तक यहाँ पर इंतजार करना? हाँ, 15 मिनट्स बस, ओनली 15 मिनट्स। एहतियात के तौर पर उठाए गए ये कदम जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि त्योहार के दिनों में लोगों की आवाजाही और बढ़ी है। इस समय नोएडा में 1200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली नोएडा सीमा पर दिन भर हलचल रही, मेडिकल टीम तैनात थी, पुलिस भी मोर्चे पर। जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले और असर दिख रहा है पास लगे नोएडा पर। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं ठीक दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, जहां गाड़ियों की आवाजाही के बीच में कोशिश ये की जा रही है कि रैंडम तरीके से लोगों को रोका जाए और उनके सैंपल्स लिए जाए ताकि उनका कोरोना टेस्ट किया जा सके। तमाम जो प्रशासन के उपक्रम हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पर, ताकि इस तरीके की जो रैंडम सैंपलिंग है, जो जिला प्रशासन ने फैसला लिया है, वो फैसला यहाँ पर अमल में लाया जा सके। टेस्टिंग किस तरीके से की जा रही है? गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है, खास तौर पर उन गाड़ियों को जिसमें 2 से ज्यादा लोग एक साथ चल रहे हैं। उन लोगों को यहाँ पर लाया जाता है, जहाँ पर बैठी है टीम, जो मेडिकल टीम है, वो टीम यहाँ पर तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारी चीजें, सारी जानकारी वो लेती है और उसके बाद यहाँ पर सैंपल लिया जाता है। किस तरीके से आप लोग सैंपलिंग कर रही हैं? यहाँ पे सर है ना, कोविड की रैपिड एंटीजन कार्ड टेस्ट हो रही है। नेजल से सैंपल लिया जाता है, इसका रिजल्ट इसका 15 मिनट में आ जाता है। जिस पर्सन का टेस्ट करेंगे उसको तुरंत की तुरंत बता दिया जाएगा। तो उनको तब तक यहाँ पर इंतजार करना? हाँ, 15 मिनट्स बस, ओनली 15 मिनट्स।
और यहाँ पर आपको बताएं कि चूंकि दिल्ली से गाड़ियां आ रही हैं, नोएडा की तरफ जा रही हैं, तो दिल्ली के लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं और नोएडा के पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। अगर दिल्ली के लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके लिए क्या है? सर हम दिल्ली वापस भेजते हैं, वो दिल्ली में ही उनकी सरकार उनको करती है, वहाँ पे रेफर कर देते हैं। बाकी जो नोएडा के हैं वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं। दिल्ली में कोरोना विस्फोट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह मोर्चे पर हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 250 और आईसीयू बेड्स के इंतजाम की तैयारी की है। ये पहले से मौजूद 250 बेड्स के अलावा हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी 10 टीम का गठन किया गया है। ये टीम 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी। अस्पतालों में बिस्तर के इस्तेमाल, टेस्टिंग की सुविधाएं और दूसरी चीजों पर नजर रहेगी। 250 वेंटिलेटर बेंगलोर से नवंबर के अंत तक दिल्ली आ जाएंगे। नवंबर अंत तक रोजाना 60,000 टेस्ट का भी इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना का विस्फोट बेकाबू हो रहा है। आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली है। मौत के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दहशत और मुश्किलों का दौर लौट आया है। जरा 24 घंटे के आंकड़े देखिए। 24 घंटे में नए केस 6,396, 24 घंटे में मौत 99, कुल संक्रमित 4,95,598, कुल मौत 7,812, एक्टिव केस 42,004। 17 नवंबर की रात 10 बजे तक हालात बेकाबू होता देख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चे पर उतर आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कमान संभाल ली है। कोरोना से जंग में दिल्ली का पूरा सिस्टम एक बार फिर से एक्शन में है। गाइडलाइंस के अंदर और ज्यादा परिवर्तन करने की बात हो या जो कुछ जहां आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहां की सरकार को जो है निर्देश दिए। कोरोना से जंग में दिल्ली को पहले कामयाबी मिली थी। आंकड़े लगातार नीचे गिरते गए, लेकिन अब तस्वीरें बेहद डरा देने वाली हैं। एक हफ्ते में दिल्ली में मौत का आंकड़ा देखिए। 10 नवंबर 83, 11 नवंबर 85, 12 नवंबर 104, 13 नवंबर 91, 14 नवंबर 96, 15 नवंबर 95, 16 नवंबर 99, 17 नवंबर 99। दिल्ली ने दिखलाया है कि पूरी ताकत से मुकाबला किया तो कोरोना को एक बार फिर से मात दी जा सकती है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली वालों के दिल में उठ रहे हैं। सवाल ये कि एक बार कोरोना काबू में आ गया था तो उसे बेकाबू क्यों होने दिया गया? कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने में एजेंसियां और सरकारें सुस्त क्यों हो गयी? और एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच जिम्मेदारी दूसरों पर फेंकने वाली राजनीति क्यों हो रही है? केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई। कोरोना से जंग में दिल्ली एक बार फिर से जीतेगी, लेकिन तभी जब मिलकर उसका मुकाबला हो। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली में एलजी ने आज दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जिसके तहत शादियों में 200 के बजाय 50 लोगों के आने की इजाजत हो। केजरीवाल सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है।
सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। मैं कस्टमर्स से भी कहूँगा, जो आम जनता है दुकानों पर जा रही है, कि भीड़ के इस समय में, कोरोना के इस समय में भीड़ से बचें और मास्क लगा के चलें। जहां भी आपके पास में जाने की जरूरत है, मास्क जरूर। जी बिल्कुल, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। उधर महाराष्ट्र में भी छठ पूजा को लेकर बीजेपी आक्रामक मुद्रा में है। छठ से लेकर कोरोना की रोकथाम तक के तमाम मुद्दों पर आदित्य ठाकरे ने आज तक से बात की। मुंबई पूरी तरीके से अब तैयार हो रही है कि शायद थर्ड वेव आ सके। इसके लिए आज एक खास मीटिंग ली गई बीएमसी ऑफिसर्स की। आदित्य ठाकरे खुद मौजूद थे। सर, किस तरीके की तैयारी की जा रही है, क्योंकि एक ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि शायद थर्ड वेव आ सकती है? नहीं, अगर आप देखें तो पूरे पिछले 8 महीनों में, 9 महीनों में हर एक हमारे कलेक्टर्स ने, ऑफिसर्स ने, कमिश्नर्स ने ये सारे काम किए हुए हैं। सीएम साहब, डीसीएम साहब, रेवेन्यू मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सारे लोग पूरे महाराष्ट्र के रिव्यूज ले रहे हैं। मुंबई के पालक मंत्री के नाते मैं यही देख रहा हूँ कि जैसे कई शहरों में सेकेंड या थर्ड वेव आ रही है। अभी तो हम 3 फिगर्स में हैं, कल भी 590 पे थे। टेस्टिंग हमारी जारी है, लेकिन ये वेव ना कैसे आए, इसी पे हम थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं, या आए भी तो भी किसी को तकलीफ ना हो, इसी पे हमारा ध्यान है। जैसे हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वेंटिलेटर्स हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो, जो डीसीएच है, डीसीएचसी है, ये सारे अभी तक बंद नहीं हुए हैं, ना करेंगे, क्योंकि अभी हम इसी के इंतजार में है कि अगर वेव आए तो लोगों को जो सुविधा रहती है वो चलती रहे। लेकिन एक ही बात है कि इसके प्रिवेंशन पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे हमारे जो एक माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, जो एक ये मुहिम चलाई हमने, इसी में हमने हर एक घर तक पहुंचे और इसकी सारी सर्विलेंस जो होती है वो की, पूरे महाराष्ट्र की हेल्थ मैप की, अभी उसकी एनालिसिस चल रही है, तो ये तैयारी तो चलती रहेगी। कोरोना की प्रचंड वैश्विक महामारी का इलाज कब तक मिलेगा, कब तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन? तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। दुनिया की कई कंपनीज ने कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया है। दुनिया में कोरोना के केस 5.5 करोड़ से भी ज्यादा। अब तक 13,34,297 लोगों की मौत। भारत में कोरोना के मामले 88,74,000 से ज्यादा। भारत के मामले 1,30,559। कोरोना का वायरस आज गली गली बेखौफ घूम रहा है। इसलिए सवाल है कि इसका इलाज कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगी वैक्सीन, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। इस मामले में अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना उम्मीद की एक रोशनी लेकर आया है। It's a really important milestone in the fight against the pandemic because it demonstrates that our vaccine, mRNA-1273, is able to prevent COVID-19 disease, including severe disease in people who've received it. It's really just a milestone, though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. And then, of course, we need to get busy manufacturing. कोरोना के इस बुरे और डरावने समय में भी उम्मीद के कुछ चिराग भी झिलमिला रहे हैं। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन mRNA-1273 जल्द ही आ जाएगी। टेस्ट में इसकी वैक्सीन 94.5% तक प्रभावशाली साबित हुई है। मॉडर्ना को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन के 2 करोड़ डोज ला देगी। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल तक 100 करोड़ डोज वो तैयार कर लेगी, लेकिन लोगों तक इस दवा को पहुंचाने के लिए मॉडर्ना कंपनी को कई औपचारिकताओं से गुजरना होगा। कंपनी बहुत जल्द ही सरकार से इसके इस्तेमाल की इजाजत मांगेगी। We hope to have about 20 million doses of the vaccine by the end of this year, by the end of the calendar year. And we're looking forward to making about 500 million to 1 billion doses next year. But that is going to be a 24/7 operation. आज दुनिया की नजर जिस वैक्सीन पर टिकी है, उसका ट्रायल अमेरिका में कई चरणों से गुजर चुका है। ये ट्रायल अमेरिका में 30,000 लोगों पर हुआ। इनमें आधे लोगों को 4 हफ्ते के अंतर पर वैक्सीन की 2 डोज दी गई। बाकी लोगों को डमी इंजेक्शन दिए गए। जिन लोगों को वैक्सीन दी गई, उनमें से सिर्फ 5 को ही संक्रमण हुआ। बाकी जिन 90 लोगों को संक्रमण हुआ, उन्हें डमी इंजेक्शन दिए गए थे।
लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान के लोगों तक ऐसी दवाएं और वैक्सीन कब तक पहुंच पाएंगी। आपने भी मेरे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगले साल के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगा, आज भी इस बात पे कायम है? निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। एक तरफ मॉडर्ना कंपनी है तो दूसरी तरफ अमेरिका में ही उसकी प्रतियोगी फाइजर कंपनी है। पिछले हफ्ते ही फाइजर इंक ने भी प्रभावशाली वैक्सीन लाने का दम भरा था। उसका दावा है कि उसकी वैक्सीन 90% तक सुरक्षा देती है। फाइजर इंक और उसके जर्मन पार्टनर बायोटेक को उम्मीद है कि वो साल के अंत तक 5 करोड़ डोज ला देगा। वहीं रूस का स्पुतनिक वी वैक्सीन 92% तक सुरक्षा का भरोसा देती है। वैसे जानकारों का कहना है कि दुनिया में वैक्सीन के लिए ऐसे कई प्रयास चल रहे हैं। सीरम का फेज 3 प्रॉपर से जो फॉर्म होगा वो जनवरी में खत्म होगा। इंटरिम रिजल्ट एस्ट्राजेनेका ने क्लेम किया है पब्लिक डोमेन में कि वो अगले पहले हफ्ते में दिसंबर में शेयर करेंगे। तो जो इंटरिम रिजल्ट आएगा उसके बेस के ऊपर से डिस्कशन हो सकती है। कुछ ऐसे अगर वहाँ लेते हैं, ग्लोबली लेते हैं, दुनिया के कई देशों में कोविड के वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। अभी मुख्य 5 वैक्सीन हैं जिस पर दुनिया भर में ट्रायल चल रहा है। भारत में 2 ऐसे लीडिंग वैक्सीन हैं जिस पर अभी ट्रायल चल रहा है। ये तो वो बहुत सारे उपाय हैं कोविड को कुचलने के, जिनमें से वैक्सीन भी एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हाथ धोना, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन, उसके उपाय जरूर रखें, मास्क जरूर लगाएं। चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर या कोई और कंपनी, सबके वैक्सीन के स्टोरेज के तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन का भंडारण आसान है क्योंकि ये -20 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर स्थिर रह सकती है। इसे फ्रीज में महीने भर और डीप फ्रीजर में 5 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं फाइजर की वैक्सीन को -75 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ेगा, जिसे फ्रीज में 5 दिनों तक रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम देश कोरोना की वैक्सीन लाने का दम भर रहे हैं, तो सवाल है कि क्या इसके पीछे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ मरीजों को ट्रायल की इंजेक्शन के बाद थकान, सिर दर्द और शरीर दर्द की शिकायतें मिली। वैसे अभी तो आप अपना ख्याल रखिए। वैक्सीन के आने तक अशोक सिंघल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में भी वैक्सीन बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस कड़ी में विदेशी कंपनीज के साथ भी कई कंपनीज की साझेदारी है। रूस से एक कंपनी की साझेदारी में ट्रायल शुरू हो रहा है। ये कामयाब रहा तो 10 करोड़ वैक्सीन डोज भारत आएगी। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन भी आने के आसार है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा भी है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन आ सकता है। कि कोरोना बहुत तेजी से फैलने लगा। ऐसे में बचाव के तमाम उपायों के बीच बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी और क्या उसमें हिंदुस्तान की कोई भूमिका है। वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशन ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं। तो ये फेज 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज 2 टू सी हाउ immunogenic it is, that is followed subsequently by phase 3 जिसमें larger population के साथ किया जाता है to see कि उसकी efficacy और therapeutic benefit कितना दे रही है। में राहत की खबर भारत बायोटेक की तरफ से आ रही है, जो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन ला रही है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसमें भारत के 25 केंद्रों से 26,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की साझेदारी में हो रहा है। इन वॉलंटियर्स को अगले साल तक निगरानी में रखा जाएगा। भारत में ये कोविड-19 वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है वो अभी तीसरे दौर में उन्होंने करीब 26,000 लोगों का जो क्लिनिकल ट्रायल किया है वो नवंबर में उनका पूरा हो रहा है और उसके बाद वो ICMR को पूरी जांच के लिए भेजा जाएगा और हो सकता है दिसंबर एंड या जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक उनको ये उनका स्टडी जो है अगर उसमें पूरी बातें सही हो सकती है तो ही उनको ये बाजार में लाने की अनुमति मिल सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने देश के बायोवैज्ञानिकों की सराहना कर चुके हैं और मनोबल भी बढ़ा चुके हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी
वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। वैसे हिंदुस्तान में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन के दूसरे पहलुओं को भी टटोला जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए भारतीय कंपनी जुड़ चुकी है। डॉक्टर रेड्डी लैब को इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की इजाजत मिल चुकी है। इसी लैब के लिए कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज वैक्सीन का दूसरे और तीसरे दौर का ह्यूमन ट्रायल करेगा। इस ट्रायल के लिए 180 से ज्यादा वॉलंटियर्स की सूची तैयार कर ली गई है। इन सभी को 7 महीने तक निगरानी में रखा जाएगा। दोनों कंपनियों के बीच जो करार हुआ है उसके मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज लैब को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज मिलेगी। रेड्डी लैब ने सिलेक्ट किया है और इसके परीक्षण की हमारे एक लोकल एक कमेटी बनी है, 6 सदस्यीय टीम बनी है। उसके द्वारा मेडिकल एक होता है एथिकल कमेटी, उसे अप्रूवल मिल गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जैसे परमिशन मिलेगी तो वैसे हम यहाँ पर जो हमारे लिस्टेड कैंडिडेट है उनके द्वारा परीक्षण चालू होगा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत में उत्तर प्रदेश के कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज में स्पुतनिक 5 की पहली खेप अगले हफ्ते यहाँ पहुंच रही है, जिसका क्लिनिकल परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही 180 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही इसमें देखने वाली बात यह है कि जो इस पूरे शोध के जो प्रमुख डॉक्टर हैं सौरभ अग्रवाल, वो टीके की खुराक का निर्धारण करेंगे। हिंदुस्तान में दूसरे स्तर पर भी कई कोशिशें चल रही हैं। इसके तहत ही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के साथ करार किया है। कंपनी के मुताबिक दुनिया के हर इंसान तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। सवाल ये है कि क्या हर हिंदुस्तानी को समय पे वैक्सीन मिल पाएगी। भारत बायोटेक की बात करें, ऐसी कंपनी जो हिंदुस्तान में कोविड-19 की वैक्सीन बना रही है, वो फेज 3 ट्रायल में आ चुकी है। उम्मीद ये है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन हिंदुस्तान में अवेलेबल हो। हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मास्क की बुनियादी चीजों से आगे वैक्सीन की दरकार है और उस दरकार पर सबकी नजरें गड़ी हैं। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर, आज तक। उससे कहीं ज्यादा तेजी से ये वायरस फैल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना इस कदर फैल गया है कि सिस्टम के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अब वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन फिर से आ सकता है। न मास्क को जरूरी समझा जा रहा है। अस्पताल है लेकिन आईसीयू और बेड की कमी है। राजधानी दिल्ली में जैसे ही कोरोना का संक्रमण तीसरी बार रफ्तार पकड़ रहा है, अस्पतालों में बेड तो मुहैया हैं, लेकिन आईसीयू क्षमता वाले बेड मुहैया नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है कि उसके पास 7900 बेड तो हैं, लेकिन राजधानी में अगर संक्रमित मरीजों के ऊपर मुश्किलें बढ़ती हैं तो आईसीयू बेड की कमी हो सकती है। वैक्सीन की बात हो रही है, लेकिन अभी दिल्ली दूर दिखती है। डेट देना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैक्सीन के रिसर्च के मामले में भारत के वैज्ञानिक जो है दुनिया के वैज्ञानिकों की तरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना कैपिटल बन चुके देश की राजधानी दिल्ली के पास अपने बचाव के लिए क्या विकल्प बचता है? क्या दिल्ली की जिंदगी पर फिर से बंदिशों का ताला लग सकता है? क्या फिर से लॉकडाउन के आसार नजर आते हैं? वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। आज दिल्ली अगर कोरोना को लेकर बहुत तनाव और दबाव में है तो इसके कारणों को समझ लीजिए। 10 नवंबर से 17 नवंबर तक के कोरोना के आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाएगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बीते 2 दिन यानी 16 और 17 नवंबर को बेशक ग्राफ में गिरावट आई हो, लेकिन इसे राहत का संकेत मानकर बैठा नहीं जा सकता। 11 नवंबर को 24 घंटे में संक्रमण का जो आंकड़ा जारी हुआ वो दिल्ली के लिए रिकॉर्ड बन गया। उस दिन रिकॉर्ड 8,593 लोग संक्रमित हुए। 12 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 संक्रमितों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना मौत का दूसरा नाम बनता जा रहा है। केजरीवाल सरकार के लिए
केंद्र सरकार तक सबके माथे पर चिंता की लकीरें नाचने लगी। आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।